थ्योरी है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में नॉर्मली क्या कहते हैं, हिट थ्योरी बोलते हैं। तो आप सब लोग हिट थ्योरी सुनते आ रहे हैं, हिट थ्योरी को आप देख रहे हैं। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हाउस सिस्टम यूज होता है, जो घरों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो प्लेसिडस हाउस डिवीजन पर होता है। ये ध्यान रखिएगा। प्लेसिडस हाउस डिवीजन का अर्थ क्या है? प्लेसिडस हाउस डिवीजन का अर्थ होता है अनइक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? थोड़ा पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप अपनी बर्थ चार्ट जब बनाते हैं, अपनी लग्न कुंडली जब बनाते हैं, तो लग्न कुंडली के अंदर भी और केपी चार्ट के अंदर भी आपको 12 भाव मिलते हैं। भाव मतलब हाउसेस। तो हाउसेस का मतलब क्या होता है? हाउसेस वो डोमेन है, हाउसेस वो एरिया है जो आपको लाइफ में चीजें प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपको अगर बच्चा चाहिए, 5th हाउस देगा। करियर चाहिए, 10th हाउस देगा। धन संचय करना है, 2nd हाउस करके देगा। तो हाउसेस का काम होता है आपको जीवन में रिजल्ट्स प्रोवाइड करना। लेकिन जो वैदिक ज्योतिष की जो फिलॉसफी है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की जो फिलॉसफी है, वो हाउस डिस्ट्रीब्यूशन में अलग हो जाती है। अलग इन द सेंस कि यहाँ पर हर हाउस को ये माना जाता है कि हर हाउस की जो लेंथ है वो इक्वल है, क्योंकि हर हाउस के अंदर एक राशि है। राशि का एक अपना स्पैन है। स्पैन कितना है? हर राशि, आपको पता है कि राशि का जो स्पैन है वो फिक्स्ड रहता है, वो बदलता नहीं है। कितना है? 30 डिग्री है। टोटल नंबर ऑफ राशियां हमें कितनी मिली है? 12 मिली है। तो 12 के अकॉर्डिंग 360 डिग्री के जोडियाक में आपकी राशि जो है वो सारे जोडियाक को कवर कर लेती है। कितनी राशियां? 12 राशियां। हर राशि 30 डिग्री की है। तो वैदिक ज्योतिष में ये मानते हैं कि हर हाउस इक्वल है, यानी कि आपके जिस घर के अंदर जो प्लैनेट जहां फिक्स हो गया, जिस जगह पर फिक्स हो गया, वो कहीं हिलेगा नहीं, वो उसी राशि के अंदर, उसी घर के अंदर माना जाए। बट प्लेसिडस हाउस डिवीजन जो है वो इस बात को नकारता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इस बात को नकारता है। उनका कहना है कि हाउस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वलेंट नहीं हो सकता है। कोई हाउस ऐसा होगा जो 30 डिग्री से कम होगा, कोई हाउस ऐसा होगा जो 30 डिग्री से ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए जब हाउस आपके बदलेंगे, जब हाउस की लेंथ आपकी बदलेगी, हाउस का स्पैन आपका बदलेगा, तो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स के अंदर शिफ्टिंग हो जाएगी। प्लैनेट शिफ्ट कर लेंगे खुद को। इसलिए आप देखते हैं कि जब आप केपी चार्ट के अंदर काम करते हैं, जिसको आप भाव चलित कुंडली कहते हैं, तो भाव चलित कुंडली के अंदर आपको अक्सर ये देखने को मिलता है कि कोई प्लैनेट जो आपका नॉर्मल लग्न कुंडली में तीसरे या चौथे घर में दिखाई दे रहा था, वो केपी चार्ट के अंदर आकर वो दूसरे घर में या लेट से 5वें घर में, यानी कि अपने घर से पीछे घर में या अपने घर से आगे घर में भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये शिफ्टिंग के पीछे जो रीजन है, ये शिफ्टिंग के पीछे रीजन जो है वो प्लेसिडस हाउस डिवीजन है। और यही प्लेसिडस हाउस डिवीजन जो है ये आधार बना किसका? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि वो लोगों का ये मानना है कि चाहे हम किसी प्लैनेट से हाउस के रिलेशन को देखें और प्लैनेट से प्लैनेट के रिलेशन को देखें, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों प्लैनेट के बीच में डिग्री वाइज रिलेशन कैसा है। जैसे हम देखते हैं कि सूर्य और शनि को नॉर्मली एक दूसरे के साथ में अच्छा नहीं माना गया है। पराशरी ज्योतिष कहता है कि ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं वो एक दूसरे से परस्पर अच्छे संबंध नहीं रखते। लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है कि अगर हमें दो प्लैनेट्स का संबंध डिफाइन करना है, तो संबंध डिफाइन करने के लिए हमें यह देखना होगा कि इन दोनों के बीच में डिग्री वाइज संबंध कैसा है। दूसरा एक और क्वेश्चन मेरा आप सब लोगों से है। मैं समझता हूं कि आप सब लोग एस्ट्रोलॉजी का इतना बेसिक तो समझते हैं कि इस बेसिक से क्वेश्चन का बड़ा अच्छे से आप उत्तर दे पाएंगे।
और वो प्रश्न ये है कि नॉर्मली जब आप कोई बर्थ चार्ट को रीड करते हैं तो बर्थ चार्ट को रीड करते हुए आपको पता चलता है कि आपकी लग्न कुंडली, मैं लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, और यहां पर आपको हर समय ये दोनों बातों को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा कि हम लग्न कुंडली को भी स्टडी करेंगे, साथ में हम केपी चार्ट को भी स्टडी करेंगे। तो आपको दोनों पर फोकस करना है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि यदि आपकी लग्न कुंडली में कोई प्लैनेट अपने घर को देखता है, कोई ग्रह अपने घर को देखता है, तो आमतौर पर आपकी प्रिडिक्शन क्या होती है उस घर के लिए कि ये प्लैनेट अपने घर को देख रहा है। तो पहला जो थॉट आपके मन में आता है कि ये प्लैनेट अपने घर को देख रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इस प्लैनेट का अपने घर को देखना, इज इट गुड और बैड? सबसे पहला जो थॉट आता है वो क्या आता है? ये आप सब लोगों ने सुना है, समझा भी है, ये नॉर्मली आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो वो उसको स्ट्रेंथन कर देता है। लेकिन जब इसी थ्योरी को, इसी चीज को हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पर आधारित कर देते हैं, प्लेसिडस हाउस डिवीजन पर आधारित कर देते हैं, तो वहां पर ये थ्योरी कहती है कि भले ही कोई प्लैनेट अपने घर को देख रहा हो, मान लीजिए आपका फोर्थ लॉर्ड है, एक कुंडली बनाइए, एक कुंडली बनाइए मेष लग्न, फिर आपको समझ में आएगा कि मेरा आपको बताने का तात्पर्य क्या है, मैं किस लॉजिक को डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो शायद आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक मेष लगन की कुंडली बनाइए और 10th हाउस में मून को प्लेस कर दीजिए। मेष लगन की कुंडली बनाकर आप 10th हाउस में मून को प्लेस कर दीजिए। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो अपनी प्लानिटरी प्लेसमेंट चैट में लिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंसल्टेशन सेशन नहीं चल रहा है। कंसल्टेशन चाहिए अलग से एक वे आउट है, बुक कीजिएगा, ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सबकी बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, तो इसको बंद कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए मेष लगन में 10th हाउस में आपने मून प्लेस कर दिया, मून को 10 डिग्री लिख दीजिए, मून को लिखिए 10 डिग्री, और मून को आपने जब 10 डिग्री लिख दिया, अब आप जो 4th हाउस में राशि है वो कैंसर राशि है, और 4th हाउस की जो स्टार्टिंग हो रही है, जो शुरुआत हो रही है, वो कितने डिग्री से हो रही है? वो 6 डिग्री से हो रही है, 6 डिग्री से हो रही है। यानी कि चौथा भाव, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस जो शुरू हो रहा है कुंडली के अंदर, वो 6 डिग्री से शुरू हो रहा है। और राशि कौन सी है? राशि है कर्क। मून कौन सी राशि में प्लेस्ड है? मून प्लेस्ड है 10 नंबर राशि, ठीक है, 10 नंबर राशि में प्लेस्ड है। अब जरा दोनों तरफ से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम पराशरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप क्या कहेंगे कि मून जो है अपने घर को देख रहा है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन बन रही है, इस व्यक्ति को 4th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर पराशरी एंगल से देखें, क्या कहेंगे आप? मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। 4th हाउस के अंदर आप क्या देखते हैं? 4th हाउस के अंदर आप पीस ऑफ माइंड देखते हैं, 4th हाउस के अंदर आप लग्जरी देखते हैं, 4th हाउस के अंदर आप कंफर्ट देखते हैं, 4th हाउस के अंदर आप मदर की ओवरऑल हेल्थ देखते हैं, 4th हाउस के अंदर आप प्राइमरी, क्योंकि बिकॉज प्राइमरी हाउस ऑफ एजुकेशन है किसमें? केपी के अंदर, प्लेसिडस हाउस डिवीजन में। अगर नॉर्मली देखें तो
लग्न कुंडली के अनुसार या वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव को लेते हैं, बट प्लेसिडस में हम फोर्थ हाउस को लेते हैं। तो ऐसे में आप इन सब बातों को लेकर ये कहेंगे कि भाई ये आदमी को फोर्थ हाउस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन अब जरा जो डिग्रीज आपने लिखी हैं, जिन डिग्रीज को आपने मेंशन किया है, चंद्रमा की डिग्री को और फोर्थ हाउस की डिग्री को, इन दोनों को आपस में रिलेट कर कर देखिए कि क्या रिलेशन ये प्लैनेट इस हाउस के साथ क्या कर रहा है, कितने डिग्री का डिफरेंस, कितना लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस इस प्लैनेट से इस प्लैनेट से इस हाउस के बीच में आ रहा है। तो आप सब लोगों ने देख लिया होगा, आराम से चेक कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछूं कि क्या ये एक 180 डिग्री की हिट, जिसको हम 180 की हिट बोलते हैं, एग्जैक्टली वो फिगर 180 नहीं है, बट क्या ये 180 डिग्री की हिट मार रहा है वहां पर? मार रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भले ही आपकी कुंडली में आप कितना भी खुश हो रहे हैं कि मेरा ये हाउस लॉर्ड इस हाउस को देख रहा है, लेकिन एक्चुअली देखे तो ये हाउस लॉर्ड खुद अपने घर का स्वामी होने के बावजूद अपने घर के लिए नेगेटिवली एक्ट कर रहा है, ये पॉजिटिवली एक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री की हिट हो। तो सबसे पहली हिट कौन सी होती है? हिट थ्योरी में दो तरह की हिट होती है, हमेशा याद रखिएगा। एक हिट होती है जिसको हम बोलते हैं प्लैनेट टू हाउस हिट, यानी कि किसी ग्रह से किसी भाव पर हिट, सबसे पहली हिट हुई है। और सेकंड हिट कौन सी होती है? सेकंड हिट को हम बोलते हैं प्लैनेट टू प्लैनेट हिट, यानी कि पहली हिट हुई जिसमें एक प्लैनेट किसी भाव को हिट कर रहा है, और दूसरी हिट कौन सी हुई? जिसमें एक प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट को हिट कर रहा है। तो हमारे पास ये दो प्रकार की हिट आती है। अब सबसे पहला सर्वप्रथम जो प्रश्न उठता है वो इस बात को लेकर उठता है कि प्लैनेट की जो घर पर हिट पड़ती है, हम उसको ज्यादा तवज्जो दें या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या प्लैनेट से प्लैनेट पर जो हिट आती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि हाउस की हिट क्या करती है और प्लैनेट टू प्लैनेट की हिट क्या करती है, तो आप हिट थ्योरी के एसेंस को नहीं समझ पाए। तो जैसा मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपसे कहा, क्या कहा कि जब आपको प्लैनेट और हाउसेस को डिफरेंशिएट करना है, ये समझना है कि ये दोनों आपस में अलग अलग क्या काम करते हैं, तो ऐसे इसको इस तरीके से समझिएगा। हाउस क्या करते हैं? हाउस प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स, हाउसेस प्रोड्यूसेस द रिजल्ट्स। हाउस का काम क्या होता है? किसी रिजल्ट को आपको देना, यानी कि किसी प्रकार की कोई वस्तु जो है, जो उस हाउस के अंदर रखी हुई है, उस वस्तु को आपको दे देना। फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि संतान चाहिए तो क्या करेगा हाउस? फिफ्थ हाउस आपको संतान देगा। अब आप कहेंगे हाउस लॉर्ड का काम क्या है? क्योंकि हाउस का काम अगर प्रोड्यूस करना है तो हाउस लॉर्ड क्या करेगा? हाउस लॉर्ड का काम होता है उस चीजों को, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन रिजल्ट्स को मेंटेन कर। समझ गए? मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। सबसे पहले ये लिख लीजिए, हाउसेस प्रोड्यूसेस एंड हाउस लॉर्ड मेंटेन्स। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे घर होते हैं, लोग अपने घरों के अंदर केयर टेकर रखते हैं। तो घर आपको क्या दे रहा है? घर आपको एक एनवायरनमेंट दे रहा है, एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आप रह रहे हैं। तो बेसिकली रहने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट हो रही है? घर की रिक्वायरमेंट हो रही है। लेकिन आप स्वयं में क्या कर रहे हैं? आप क्या है उस घर के लिए? घर तो है आपके पास, लेकिन आप हाउस लॉर्ड के अकॉर्डिंगली क्या
रिजल्ट्स आपके वहां पर चल रहे हैं, तो आप उस घर को मेंटेन कर रहे हैं, आप उस घर के केयर टेकर हैं, तो आप उसको मेंटेन करना कह सकते हैं, उसकी टेक केयर आप कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। तो हाउस और हाउस लॉर्ड्स को इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट करना है। तो हमने बात की कि किस तरीके से एक प्लैनेट अपने ही घर के लिए नेगेटिव हो सकता है, कब? जब वो अपने ही घर को नेगेटिवली हिट कर रहा हो। कितने डिग्री पर? 180 डिग्री पर जब वो हिट कर रहा होगा तो अपने घर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इसी प्लैनेट को, कौन से प्लैनेट को? अब जो आपने चंद्रमा प्लैनेट लिखा, इसी चंद्रमा प्लैनेट को आप 60 डिग्री आगे ले जाए, आप इसको 60 डिग्री आगे ले जाइए। ये जितने डिग्री भी आपने लिखा है इस चंद्रमा, आप इसको 60 डिग्री आगे लेकर जाए। ठीक है, कौन सी राशि में था ये कैंसर, कैप्रिकॉन राशि में था। तो कैप्रिकॉन राशि से आपने इसको 30 डिग्री आगे चलाया। 30 डिग्री आगे चलने के बाद ये कहां पहुंचा? ये एक्वेरियस साइन में पहुंचा। एक्वेरियस साइन में फिर आपने इसको 30 डिग्री आगे चलाया, क्योंकि आपको टोटल 60 डिग्री चलाना है। ये कौन सी राशि में चला गया? ये पाइसेस राशि में चला गया। अब आप जब अपना चार्ट देखेंगे, कौन सा चार्ट देखेंगे? केपी चार्ट देखेंगे, तो आपको अपने हाउस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चलेगा कि जो मेरे हाउसेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उस हाउस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरी पाइसेस राशि जो है, मेरी मीन राशि जो है, वो मेरे कौन से घर में आ गई? 12वें घर में आ गई। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है हर किसी के मीन राशि आए, कुंभ भी आ सकती है, राइट? वो डिपेंड करता है कि आपका जो हाउस डिवीजन है वो किस आधार पर हुआ है, कितने डिग्री से कितने डिग्री पर। लेकिन यहां हम उसको सरल तरीके से समझ के देख रहे हैं कि वो मीन राशि में आ गया, 12th हाउस में आ गया। नाउ व्हाट आर द सिग्निफिकेशंस ऑफ 12th हाउस? 12th हाउस किन चीजों को सिग्निफाई करता है, जरा बताएंगे आप? 12th हाउस, हाँ, सबसे पहले आइसोलेशन और लॉस लिख दिया। मेरे से क्लास ले रहे हो तो ये सब शब्द मत लिखा करो। आइसोलेशन, आइसोलेट करना, लॉस कर देना, ये सब चीजें, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब। ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत चल रहा है। तो सबसे पहला चीज है फॉरेन कंट्री। दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या बता रहा है, समझ के देखिए। सबसे पहली प्रिडिक्शन क्या कह रही है? सबसे पहली प्रिडिक्शन कह रही है इस व्यक्ति को चौथे घर के रिजल्ट नहीं मिलेंगे भाई, इसको प्रॉब्लम होगी, इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसको घर का सुख नहीं मिलेगा, इसको डोमेस्टिक पीस नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को आप विदेश भेज देंगे, ये प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी भी बनाएगा और इसको घर के सारे सुख मिलेंगे जो सुख ये अपने जीवन में चाहता है। दिस इज व्हाट हिट थ्योरी कैन डू। नाउ देयर आर टू ऑप्शन, दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन। पहला कि कर्म के आधार पर क्या किया जाए, और दूसरा हिट थ्योरी के आधार पर क्या किया। हालांकि जिस कर्म की हम बात कर रहे हैं वो कर्म भी हिट थ्योरी के बेसिस पर ही आधारित है। किस प्रकार? मीन राशि से ये प्लैनेट 12th हाउस में गया और 12th हाउस में जाने के बाद इसने अपने घर से, स्वयं के घर से 120 डिग्री का रिलेशन बना। तो 120 डिग्री का रिलेशन बनने से क्या हुआ कि ये प्लैनेट अपने घर के लिए पॉजिटिव प्लैनेट में तब्दील हो। अब दो ऑप्शंस क्या है कि मीन राशि आपके शरीर के कौन से भाग में आती है, विच बॉडी पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाइसेस साइन? इट इज योर फीट। आपके जो एड़ी है वो आपके मीन राशि उसको दिखा रहे हैं। और मीन राशि आपके कौन से घर में आ रही है? वो घर कौन सा है? वो घर है 12th हाउस। 12th हाउस
और आपके पैरों का सबसे निचला हिस्सा, इन दो बातों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी मैं ये आपको सूत्र दे रहा हूं, इस सूत्र को आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो इसको मेमोराइज कर लीजिएगा कि जब भी आप हिट थ्योरी पर काम करेंगे तो आप दो बातों को अवश्य ध्यान में रखिएगा। आप दो बातों को ध्यान में रखिएगा। वो दो बातें क्या हैं? सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले उस बॉडी पार्ट को सामने रख दीजिए जिस बॉडी पार्ट से आपकी हिट जो है वो पॉजिटिव हिट में तब्दील हो रही है। सबसे पहला काम ये कीजिए, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा हिट थ्योरी पर काम। सबसे पहला ऑप्शन आ गया, इस ऑप्शन को साइड में रखिए। अब सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि जिस पर्टिकुलर राशि की डिग्री से ये हिट आपकी पॉजिटिव हिट में तब्दील होगी, वो घर कौन सा होगा, उस घर को भी दिमाग में रख लीजिए। अब आपके पास दो चीजें आ गई, अपना शरीर आ गया और आपके पास वो भाव भी आ गया जिस भाव के द्वारा आप इस हिट को नेगेटिव हिट से पॉजिटिव हिट में तब्दील करेंगे। यू हैव टू ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन इज, कौन सा जरूरी है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव? ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यही उठेगा कि जी बॉडी पे रंग रोगन कर लें वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, या हम उस हाउस का चुनाव कर लें जिस हाउस से पॉजिटिविटी आ रही है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? आंसर है दोनों इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जब कोई पर्टिकुलर एक्शन, जब कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसका संचालन आप स्वयं करते हैं, जिसका एक्शन आप खुद लेते हैं, वो हमेशा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो रादर देन आर्टिफिशियल चीजों को बॉडी पर एक्टिव करने से बहुत ज्यादा बेटर है कि आप उस घर के कर्म को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, ये आपने हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग एक कार्मिक पैटर्न जो है वो डिजाइन कर दिया कि मैं इस कार्मिक पैटर्न के आधार पर अपनी हिट्स को बैलेंस करूंगा या करूंगा। ये सबसे पहला पॉइंट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई सेवंथ लॉर्ड है। सेवंथ लॉर्ड, आप सब लोग व्यापार करना चाहें, हर व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार करना चाहता है, हर व्यक्ति व्यापारी बनना चाहता है। उसको पता है कि अगर हम जॉब करेंगे तो एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद हमारी प्रोग्रेस नहीं है। हमारी प्रोग्रेस असल कहाँ है? जब हम स्वयं के लिए काम करें, जिसको आप स्वतंत्र व्यवसाय कहते हैं या इंडिपेंडेंट बिजनेस कहते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट बिजनेस को गवर्न कौन सा हाउस करता है? सेवंथ हाउस करता है। आप कहते हैं कि भाई हमारा बिजनेस तो अच्छा है लेकिन हमारे पास जो है वो कस्टमर्स नहीं है, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं। वो क्लाइंट्स कहां से आते हैं? सेवंथ हाउस से आते हैं। तो सेवंथ हाउस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लाइंट्स का आना कौन सा भाव? सेवंथ हाउस है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आप आगे चल के एक चीज को मिस करेंगे। दो बातें हैं बिजनेस की। पहला, क्लाइंट आएगा कहां से, और अगर आ रहा है तो बढ़ेगा कहां से। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग। नॉर्मली कोई कंपनी जब क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है तो उस अट्रैक्ट करने के फिनोमेना को आप क्या बोलते हैं?
आपको अपनी कंपनी के अंदर धंधा लाना है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो इस सारे प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मारो, काटो और घुस जाओ, मार काट और end। ठीक है, दैट इज मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इज एन आर्ट। ये आर्ट है, पहले मारना है, फिर काटना है और फिर घुसना है। कितना कितना मुश्किल काम है ना? पहले मार काट करोगे, फिर घुसोगे। अब मार्केटिंग को कौन से घर से जोड़ते हैं, बताइए। इतना तो मैं समझता हूँ आप सब लोग जानते होंगे, इतनी वीडियोस आपने देख ली होंगी, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मार्केटिंग को आप कौन से घर से लेते हैं। थर्ड हाउस से आप मार्केटिंग लेते हैं। क्या मार्केटिंग किसी कंपनी का जरूरी हिस्सा है? क्या मार्केटिंग किसी कंपनी का आप एक एसेंशियल पार्ट मानते हैं? आप सब लोग आंसर करेंगे, हाँ जी बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये किया जाए कि मार्केटिंग किस लिए जरूरी है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि जी अपने प्रोडक्ट्स को और अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग इज वेरी एसेंशियल पार्ट। ठीक है, वो अगर नहीं होगी तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक हम पहुंचा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है कि थर्ड हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ योर बिजनेस, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है? मार्केटिंग तो समझ में आ गया कि थर्ड हाउस, इसके पीछे रीजन ये है कि तीसरे भाव से 120 डिग्री के डिस्टेंस पर कौन सा भाव आधारित है? सेवंथ हाउस आधारित है। यानी कि सातवें घर को जो पॉजिटिव हिट मिलती है 120 की, वो कौन से घर से मिलती है? थर्ड हाउस से मिलती है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है कि क्यों मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट, इसके दूसरे पार्ट पर आ जाइए, ये तो बहुत सरल सी बात है। ग्रोथ और एक्सपेंशन का जो प्लैनेट हम कंसीडर करते हैं दैट इज जुपिटर। जुपिटर एक ग्रोथ और एक्सपेंशन को दिखाता है। ठीक है, ओवर एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर राहु देव है। तो ग्रोथ का प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस से जुपिटर का कनेक्शन लिया गया है। इसलिए 9th हाउस किस बारे में बात करता है? 9th हाउस बात करता है ग्रोथ की और 9th हाउस बात करता है एक्सपेंशन की। आपका 9th हाउस ये डिसाइड करता है कि आप जीवन में ग्रोथ करने में या ग्रोथ करने का पोटेंशियल आपके अंदर है। यदि आपको ग्रो करना है, आपको एक्सपेंड करना है अपनी लाइफ में, तो आप 10th हाउस नहीं देखेंगे, आप कोई और हाउस नहीं देखेंगे, आपको 9th हाउस पर जाना पड़ेगा। बिकॉज वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी ग्रोथ और आपकी एक्सपेंशन कहां से होगी। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? हम बात कर रहे हैं व्यापार की, और व्यापार कौन सा भाव है? सेवंथ हाउस है। तो सेवंथ हाउस को यदि हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी मान लें, तो सातवें घर से 9th हाउस कौन सा हाउस होगा? यानी कि आपके व्यापार की ग्रोथ कौन सा हाउस करवाएगा? चेक करके देखिए। आपके व्यापार की ग्रोथ आपके सातवें घर से आपका 9th हाउस जो है, यानी कि आपका थर्ड हाउस, वो आपकी ग्रोथ करवाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 7th हाउस से 9 प्लेसेस जाते हो, 9 घर चले जाते, तो आपका कौन सा हाउस वहां पर आपको दिखाई देता है? आपको थर्ड हाउस दिखाई देता है। इसलिए ये कोई व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन ये बड़ी सत्य बात है कि जब आपका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांगली आपकी कुंडली में एक्टिवेट होता है, तो बिजनेस के अंदर आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती, आपके पास इतना काम आता है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा, एवरीबडी यूज टू थिंक लाइक कि सातवां घर है, ये ऑपरेट करेगा, क्लाइंट आ जाएंगे, क्लाइंट तो आ जाएंगे, लेकिन भर भर के क्लाइंट कब आएंगे? जब थर्ड हाउस ऑपरेट करेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड हाउस विल डिसाइड
how the customer flow will increase, not the seventh house will decide how the customer flow will increase. Because अगर सेवंथ हाउस अफेक्ट हुआ, सेवंथ हाउस अफ्लिक्टेड हुआ, तो आपको कस्टमर ही नहीं आएगा। फ्लो के बारे में तो आप बाद में सोचें। आपको ये प्रश्न जीवन में कौन कहेगा कि मेरे पास कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं? कौन कहेगा? सोच के देखिए। आपको कोई व्यक्ति अगर ये कहता है मेरा कस्टमर फ्लो नहीं बढ़ रहा है, ये बात आपसे कौन करेगा? ये बात आपसे वही करेगा जो व्यक्ति ऑलरेडी कस्टमर्स देख रहा हो या ऑलरेडी जिसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। इसलिए अगर आपको कस्टमर्स बढ़ाने हैं तो वो थर्ड हाउस से बढ़ेंगे। इसलिए व्यापार के लिए यहां से देखिए, अब आप कहेंगे कि सेवंथ हाउस के अकॉर्डिंग तो नाइन्थ हाउस थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस इतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो सोच के देखिए आपकी जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा हो गया? चेक कीजिए। अगर सेवंथ हाउस से नाइन्थ हाउस इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपकी जॉब के लिए यानी कि सिक्स्थ हाउस के लिए कौन सा हाउस इतना इंपॉर्टेंट? सेकंड हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस फॉर योर जॉब। Now you must be thinking कि क्यों भाई? सेकंड हाउस से तो खाना खाते हैं, इसका मतलब खाना खाते रहे जॉब बढ़िया चलती रहेगी। या सेकंड हाउस तो वेल्थ है, तो अपने पैसे जमा करते रहे तो जॉब बढ़िया चलती रहेगी। सेकंड हाउस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, एंड दैट इज रिसोर्सेज। हाउ मच रिसोर्सफुल यू आर। अब आपको अगले 2 मिनट में समझ में आएगा कि रिसोर्सेज से हम क्या बात करें। टेक्निकल टर्म्स में देखें तो टेक्निकल टर्म्स में ये कभी आपने नहीं सुना होगा, आपने हमेशा सुना होगा दूसरा घर खाने की बात कर रहा है, दूसरा घर धन संचय की बात कर रहा है, दूसरा घर वाणी की गुणवत्ता की बात कर रहा है। लाइक आप किस प्रकार की आपकी वाणी, स्पीच, नॉट हाउ यू कम्युनिकेट बट व्हाट काइंड ऑफ स्पीच यू हैव। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन टर्म्स ऑफ करियर दैट सेकंड हाउस होल्ड्स इज कि ये रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। जब आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सामने वाली कंपनी क्या देखती है? क्या देखती है? वो ये देखती है आप कितने खूबसूरत हैं, आपने अरमानी गुच्ची की शर्ट डाली हुई, या वो ये देखती है आप कैसे बैकग्राउंड से हैं, कितने फाइनेंशियली रिच हैं। वो ये देखती है कि आप इस कंपनी के लिए कितने रिसोर्सफुल रहेंगे। अब रिसोर्सफुलनेस को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो स्किल उस कंपनी के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, फॉर एग्जांपल आपके पास सिक्स सिग्मा है, आपको एपीक्यूपी का पता है, मतलब ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, आप में से कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ नहीं समझेंगे। मान लीजिए आप एमबीए हैं, एमबीए के अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी आपके अंदर है, कुछ ब्लॉकचेन का आपको आइडिया है, आपने सैप किया हुआ है, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें आपके रिसोर्सेज हैं जिनके कारण आपकी जॉब अच्छी चलेगी। और यदि आपके सेकंड हाउस पर नेगेटिव हिट पड़ गई या सेकंड लॉर्ड पर नेगेटिव हिट पड़ गई, मतलब क्या है जानते हैं इसका? आप जॉब करते रहेंगे, जॉब चलती रहेगी, लेकिन जॉब में ग्रोथ नहीं होगी। आप आज 10,000 पर हैं, 10 साल बाद आप 20,000 पर होंगे, लेकिन 10 साल बाद आप 10 लाख पर नहीं। वो 10 लाख तक आपका जो सफर है वो कौन तय करवाएगा? वो सेकंड हाउस करवाएगा, सिक्स्थ हाउस नहीं करवाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिट थ्योरी। It clearly tells that if you are focusing on any house,
आप किसी भी घर पर फोकस कर रहे हैं तो उस घर को फोकस करते समय थोड़े से समय के लिए ये देख लीजिए कि उस घर से 60 डिग्री या 120 डिग्री की एस्पेक्ट किस घर ने बना। एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं और फिर आपकी अपनी अपनी कुंडलियों में ये कैसे काम कर रहा है इसकी थोड़ी सी झलक लेंगे। 12th हाउस स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अपनी वेल्थ मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वेल्थ मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करते हैं? वेल्थ मल्टीप्लिकेशन आप इन्वेस्टमेंट के द्वारा करते हैं। ठीक है? कभी देखा है किसी आदमी को कि उसके पास 10 रुपए थे, उसने बैंक में डाले और वो 10 साल बाद 10,000 करोड़ का 1,000 करोड़ का आदमी बन गया? टेक्निकली नहीं देखा ना? टेक्निकली वैसे बोलने को तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग तो ये कह देते हैं मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो प्रकट हुआ। तो ऐसी भी एक स्पीशीज जो है वो घूमती रहती है, तो कुछ भी कह सकती है। बट टेक्निकली देखें तो कभी भी वेल्थ मल्टीप्लिकेशन जो है, अब देखिए ये हिट थ्योरी है, ये प्रकृति को किस तरीके से डिफाइन करती है, जरा इस पर 5 मिनट के लिए गौर करें कि हाउ नेचर इज क्रिएटेड और जो नेचर का मैकेनिज्म है ये हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे काम करता है, जरा देखिएगा। 8th हाउस, 8th हाउस के ठीक 180 डिग्री पर कौन है? 8th हाउस के ठीक 180 डिग्री पर कौन है? 2nd हाउस। 8th हाउस के 120 डिग्री पर कौन है? 8th हाउस के 180 पर कौन है? 2nd हाउस है। 180 पर 2nd हाउस। और 8th हाउस के 120 डिग्री पर कौन है? 12th हाउस। और 12th हाउस के 60 डिग्री पर कौन है? 2nd हाउस। अरे कई लोग फिफ्थ 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 लिखे जा रहे हैं। भैया पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी फिफ्थ, ये क्वेश्चन किया उसमें भी फिफ्थ। बाहर आ जाओ 5th हाउस से। तो समझ के देखिए ये हिट थ्योरी की फिलॉसफी आपको क्या कह रही है। ये कह रही है कि अगर आपने अपनी वेल्थ यानी कि धन संचय करना है तो रिसर्च जो है, रिसर्च यानी कि इन डेप्थ एनालिसिस जिसको हम 8th हाउस से देखते हैं, वो किस चीज पर करो? वो अपने बैंक अकाउंट पे करो। मेरा बैंक अकाउंट कैसा है, मेरा बैंक कैसा है, मेरा बैंक मेरे को ज्यादा ये करेगा कम करेगा, मैं बैंक वाले से बात करूं, मैं उससे मिलकर कुछ जुगाड़ लगा लूं कि मेरे पैसे को डबल कर दे ट्रिपल कर दे। कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि वहां 180 डिग्री की हिट है। इसके लिए आपको कौन सा कर्म पहले करना पड़ेगा? आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। किस चीज के लिए? कि आप अपने धन को कहां लगाएं, उसको कहां इन्वेस्ट करें। और जब वो सही जगह इन्वेस्ट होगा तो वो 60 डिग्री की हिट आपके 2nd हाउस को दे रहा है, आपका वेल्थ मल्टीप्लिकेशन अपने आप हो जाए। तो कहां एनालिसिस करना है? आपने अपना एनालिसिस 12th हाउस के लिए करना है। लाइक आप अपना व्यय कहां कर रहे हैं। और अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 12th हाउस सिर्फ आपके धन का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपकी हर चीज का इन्वेस्टमेंट है। आप अपना समय कहां खर्च कर रहे हैं, दैट विल क्रिएट 60 डिग्री एस्पेक्ट ऑन योर 2nd हाउस। आप अपनी वाणी कहां खर्च कर रहे हो, दैट विल क्रिएट 60 डिग्री इंपैक्ट ऑन योर 2nd हाउस।
आप अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, दैट विल क्रिएट 60 डिग्री इम्पैक्ट ऑन सेकंड हाउस। आप जिस भी चीज का खर्च कर रहे हो, चाहे आपकी वाणी है, चाहे आपका पैसा है, चाहे आपकी एनर्जी है, ऊर्जा है, किसी भी प्रकार से, वो कहाँ होगी, वो कहाँ अपना इम्पैक्ट देगी, वो अपना इम्पैक्ट सेकंड हाउस पर देगी। कितना इंपॉर्टेंट है। 12th हाउस के लिए क्या कहा गया, लॉस का हाउस। एक्चुअली लॉस का हाउस नहीं है, यही हाउस है जो आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में आपकी हेल्प करे। टाइम स्पेंड करने को आप कौन सा हाउस लेते हैं? आप कहते हैं ना, आज मैंने बड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बड़े वर्ड यूज करते हैं, क्वालिटी टाइम। तो टाइम स्पेंड आपने किया, तो वो टाइम स्पेंड करने को आप कौन सा हाउस ले रहे हैं? 12th हाउस। आपने क्या खर्च किया है? आपने अपना समय खर्च किया है। फ्लैशबैक में जाइए, देखिए क्या खर्च किया। जो खर्च कर रहे हैं वही आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर रहा है। दिस इज व्हाट हिट थ्योरी सेज एंड दिस इज व्हाट नेचर सेज। प्रकृति जो कहती है वही हिट थ्योरी कह रही है। जहां इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिस जगह इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, रिटर्न्स भी वहीं से आ रहे हैं। ठीक है। अब ये तो हो गई हिट थ्योरी की फंक्शनिंग की बात। अब थोड़ा हिट थ्योरी को और संक्षेप में, यानी कि आपके स्वयं की कुंडली से समझने का प्रयास करें। जैसा मैंने कहा कि हिट थ्योरी के अंदर हम केपी चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि वो प्लेसिडस हाउस डिवीजन के बेसिस पर बना है। एक मेरे पास एक वो पड़ा है, एक पीडीएफ है, आई थिंक वो मैंने शेयर किया था, तो शायद सब लोगों के पास वो होगा। हाउ टू रीड अ पीडीएफ, मतलब पीडीएफ सॉरी, हाउ टू रीड अ केपी चार्ट। तो अगर वो आपके पास है तो आप उस पर एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। अगर नहीं है तो मैं वो ग्रुप पर डलवा दूंगा, या कहीं किसी जगह पर आपको फाइल का लिंक दे दूंगा, सो दैट यू ऑल कैन डाउनलोड दैट फाइल। तो केपी चार्ट पर एक बार जाते हैं। अब केपी चार्ट क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं आपको डिफरेंशिएट करना बता दूं, क्योंकि 90% केसेस में मैंने कितनी बार वीडियो डाली है, हर वीडियो में मैं डिफरेंशिएट करता हूं, लेकिन स्टिल मुझसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि ये जो चीज आपने अभी अभी बोली है, ये हम लग्न कुंडली से देखें या फिर हम केपी चार्ट के अकॉर्डिंग देखें। ठीक है। तो यहां पर जिस चार्ट को स्टडी करने की हम बात कर रहे हैं, वो केपी चार्ट को कर रहे हैं। तो लग्न कुंडली और केपी चार्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को जरा समझ लीजिए अगले 2 मिनट में, तो आप शायद वो पराशरी और केपी की जो एक डिलेमा है उससे बाहर आ जाए। जब आप लग्न कुंडली को स्टडी करते हैं, लग्न कुंडली बेसिकली, तो लग्न कुंडली में आप हाउसेस पर फोकस करते हैं। लग्न कुंडली में, या जिसको नॉर्मली आप वैदिक बर्थ चार्ट बोलते हैं, उसके अंदर आप नॉर्मली हाउसेस पर फोकस करते हैं। हाउसेस का फोकस करना क्या होता है? बेसिकली जैसे मान लीजिए मुझे आपके प्रोफेशन के बारे में जानना है, और लग्न कुंडली के आधार पर आपके प्रोफेशन को थोड़ा समझना है। तो लग्न कुंडली का आधार ये कहता है कि आपके 10th हाउस के अंदर कौन से प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स को देखते हुए हम आपके प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पार्ट ये, ठीक है।
अगर मेरे को आपकी वेल्थ के बारे में जानना है तो मैं आपके सेकंड हाउस को फोकस करूंगा, देखूंगा सेकंड हाउस में कौन बैठा है, देखूंगा सेकंड हाउस को कौन देख रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर जब हम केपी चार्ट की बात करते हैं, जब कृष्णमूर्ति पद्धति जो हमारा केपी चार्ट होता है उसकी बात करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ सीधे हाउस लॉर्ड के बारे में बात की जाती है। वेयर इज योर हाउस लॉर्ड प्लेस्ड एंड विच प्लैनेट इज कंजंक्ट विद योर हाउस लॉर्ड। ये दोनों बातों को लिख लीजिएगा भाई, आपके बड़ा काम आएगी, आपको समझ में आएगा अपने चार्ट का नजरिया कि आपका चार्ट आपके बारे में क्या बोलता है, किस तरीके से बोलता है, सब चीजें क्लियर होगी। तो सबसे पहला पार्ट तो क्या, सबसे पहला पार्ट तो ये कि केपी चार्ट ये कह रहा है कि आप अपने हाउस लॉर्ड को देखिए। फॉर एग्जाम्पल, किस तरीके से, मान लीजिए आपको अपनी वेल्थ के बारे में जानना, आपको अपनी वेल्थ के बारे में जानना कि आप अपना धन संचय किस प्रकार करेंगे, तो केपी चार्ट के अंदर आप अपना धन संचय किस प्रकार करेंगे, कौन बताएगा? मैंने क्या कहा कि लग्न कुंडली के अंदर किसको फोकस करना था, सेकंड हाउस को फोकस करना था। लेकिन अब आप केपी चार्ट पढ़ रहे हैं तो आप किस पर फोकस करेंगे, आप सेकंड हाउस लॉर्ड पर फोकस करेंगे। आपके केपी चार्ट के अंदर आपके दूसरे भाव का स्वामी कौन है और वो किस जगह जाकर बैठा है, आप उस पर फोकस करें। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर बैठ गया, आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में जाकर बैठ गया। अब सेकंड लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना आपको क्या बता रहा है? सेकंड लॉर्ड का थर्ड हाउस में बैठना आपको ये बता रहा है कि आपकी वेल्थ, आप जो धन संचय करेंगे वो कहां से करेंगे, वो तीसरे भाव की चीजों के द्वारा करेंगे। यानी कि आपको कमीशन से बहुत अच्छा पैसा आएगा, आपको टूर एंड ट्रेवल से बहुत अच्छा पैसा आएगा। जब आप अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे, स्थान परिवर्तन मतलब अपना घर बदल लेंगे, वहां से आपको बहुत अच्छा पैसा है। तो इसका अर्थ क्या है कि आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया, यू आर अर्निंग थ्रू द सिग्निफिकेशंस ऑफ थर्ड हाउस, तीसरे भाव के द्वारा आप पैसा कमाएंगे। अब आप फंस गए एक जगह, कैसे फंस गए कि सबसे पहला पार्ट तो ये बन गया कि पैसा थर्ड हाउस के द्वारा आ रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ ठीक इसी प्लेनेट पर जो आपको थर्ड हाउस से पैसा देना चाह रहा है, वो चाह रहा है मैं इस व्यक्ति को पैसा दूं, लेकिन वो चाहकर भी आपको पैसा नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्लेनेट पर एक नेगेटिव हिट आकर बैठ। अब क्या होगा कि आप कमीशन के कमाई की तरफ चलेंगे, आपको मौके भी आएंगे, लेकिन मौका वो पैसे में तब्दील नहीं हो पाएगा। इसलिए 99% केसेस में आप लोग ये शिकायत करते हो कि मेरा काम जो है वो 99% तक इस जगह से होने लगता है, और जब बिल्कुल होने की बात आती है तब वो अटक जाता है। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि आपने ये चेक किया कि मेरा सेकंड लॉर्ड इस जगह बैठ गया, तो आपकी कुंडली में प्रॉमिस क्या हुआ? आपकी कुंडली में प्रॉमिस ये हो गया कि ये व्यक्ति इस घर से अपना धन संचय करेगा, अपना धन बनाए। लेकिन वहीं एक प्लैनेट आकर नेगेटिवली उसको एस्पेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रिडिक्शन ये बन जाएगी कि जब जब ये व्यक्ति
कमीशन के द्वारा धन बनाने का प्रयास करता है। जब जब इसकी डील फाइनलाइज होने को चलती है, तब तब इस व्यक्ति को कोई ना कोई अवरोध अपनी लाइफ में उत्पन्न हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती। तो दैट इज द मेन रीजन कि आप किसी एक जगह से उस काम को क्यों ढंग से नहीं कर पाते, कैसे। अब एक और प्रश्न उठाते हैं, ठीक है। हमने अभी सेकंड हाउस की बात की, ठीक, हमने सेकंड हाउस की बात की। आज आपको एक और हाउस की बहुत खूबसूरत बात बता रहा हूं, ठीक है। सबसे बेस्ट चीज जो आप सब लोगों ने कभी सोची नहीं होगी, यहाँ पर भाई मैंने पहले भी बोला था कि आप सब लोग, जो लोग अपने ये वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, ये वीडियो ऑन कर लीजिए, वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। सॉरी टू से, प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। तो हम 10th हाउस की बात कर रहे थे। 10th हाउस आपके कर्म को दर्शाता है, ठीक है। आपका 10th हाउस या 10th लॉर्ड किसी जगह जाकर बैठ गया। मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया, तो 10th लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना क्या बता रहा है? 10th लॉर्ड का 9th हाउस में बैठना ये बता रहा है कि ये व्यक्ति एक कंसल्टेंट के रूप में अपना कर्म कर सकता है। ये व्यक्ति कंसल्टेंट के रूप में अपने प्रोफेशन को चूज कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति 9th हाउस के काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि उसका 10th लॉर्ड जो 9th हाउस में जाकर बैठ गया है, उस प्लैनेट पर एक बहुत नेगेटिव हिट आ गई है, और उस नेगेटिव हिट के चलते वो 9th हाउस के प्रोफेशन को परस्यू नहीं कर पा रहा। देखिए, सिर्फ आपके जीवन में हिट थ्योरी एक ऐसा टूल है जो आपके चार्ट में घटित होने वाले प्रॉमिस को, क्योंकि जब आप अपनी प्लैनेटरी प्लेसमेंट को स्टडी करते हैं और ये कहते हैं कि मेरी प्लैनेटरी प्लेसमेंट तो मेरे को चौथे भाव का काम करने के लिए बोलती है, मेरे को बिल्डर बनने के लिए बोलती है, मेरे को वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए बोलती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इसका आंसर आपको हिट थ्योरी से मिल जाएगा, इमीडिएटली मिल जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप ये देखें, आज तक आप सब लोगों ने एक हाउस को सबसे नेगेटिव हाउस लेकर आप चले। सबसे नेगेटिव हाउस इन द सेंस कि अगर ये हाउस आपका, ये पर्टिकुलर हाउस लॉर्ड यदि आपका सही प्लैनेट के साथ में कंजंक्ट है या इस प्लैनेट पर पॉजिटिव हिट है, तो जितना पैसा आपको ये हाउस दे सकता है, उतना पैसा आपको कोई दूसरा हाउस नहीं दे सकता। आप सोच सकते हैं वो हाउस कौन सा है? कौन सा हाउस है जो आपको एनॉर्मस वेल्थ दे सकता है? दैट इज हाउस नंबर 8, 8वां भाव। Wherever your 8th lord sits, जहां कहीं आपका 8th लॉर्ड बैठता है, वहां से आपको एनॉर्मस वेल्थ आता। कैसे? जरा समझ के देखिए कि क्यों 8th लॉर्ड पर पॉजिटिव हिट होना आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम कर सकता है। और जब हम हर हाउस के स्टडीज करेंगे, लाइक इस प्लैनेट का रिलेशन इस हाउस से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, तब आपको अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट एक ओवरव्यू में दे देता हूं आपको कि व्हाई 8th हाउस इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सॉल्यूशंस आप कौन से घर से देते हैं? किसी भी व्यक्ति को सॉल्यूशंस आप कौन से घर से, ये बताइए।
5वें घर से आप सॉल्यूशंस देते हैं। ठीक है, आप सब लोग एस्ट्रोलॉजी वास्तु से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं उन्हीं घरों का संदर्भ यूज कर रहा हूं जो घर नॉर्मली आपके पिक्चर में आएंगे। ठीक है, फिर 8th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो सेकंड हाउस को आप किस चीज से लेते हैं? लाइक मैं आपसे पूछूं कि जेम्स को, ज्वेलरी को, जेम स्टोन्स को आप किस चीज से देखते हैं? सेकंड हाउस से देखते हैं, राइट? दूसरा भाव। बेसिकली क्या है, आप यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं और आप समझ जाएंगे शायद मैं आपको क्या कह रहा हूं। आप में से कुछ लोग होंगे जिनका 8th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा होगा। 8th हाउस ना परेशानी भी, 8th हाउस उठा पटक भी, 8th हाउस एक अनइवन सी सिचुएशन है। अनइवन मतलब समझते हैं, जिस सिचुएशन को न कभी पूर्ण रूप से आप सही कह सकते, ना पूर्ण रूप से गलत कह सकते। कभी तो आपको ये एहसास कराएगी कि ये सबसे बेस्ट है, कभी एहसास कराएगी सबसे वर्स्ट है। इसलिए होता क्या है कि मान लीजिए आपका 8th लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है, आपको सॉल्यूशंस के माध्यम से, उपाय देने के माध्यम से, रेमेडीज देने के माध्यम से इतना धन आएगा जिस धन की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि आप स्वयं उस चीज को लेकर अनकंफर्टेबल। आप कहेंगे नहीं नहीं भाई मेरा मन नहीं करता है, मैं ये रेमेडी मैं नहीं करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो इस कारण से ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको एनॉर्मस वेल्थ वहीं से है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? फिर चलिए सेकंड हाउस पर आ जाते हैं कि मान लीजिए हमने सेकंड हाउस की बात करी कि 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो। 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हो, तो व्हाट इज सेकंड हाउस? जेम्स एंड ज्वेलरी इज सेकंड हाउस। तो आपको जेम्स के माध्यम से, ज्वेलरी के माध्यम से बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा आएगा, बहुत सॉलिड पैसा आपको आ सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही आएगा कि ये 8th हाउस से आया हुआ पैसा है। जो चीज आपको ओवर क्वांटिटी में मिलेगी, जो चीज आपको जरूरत से ज्यादा मिलेगी, वो चीज अपने साथ हर चीज अट्रैक्ट कर कर लेकर आएगी। वो परेशानियां भी लेकर आएगी, वो उठापटक भी लेकर आएगी, वो अनइवन सिचुएशंस भी लेकर आएगी। इसलिए क्या होता है कि नॉर्मली आदमी 8th लॉर्ड की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अपने करियर को चूज करने से बचता है। और जिस व्यक्ति ने उसको चूज कर लिया, उस उस पेन को, सफरिंग को अडॉप्ट कर लिया, उस अनइवननेस को अडॉप्ट कर लिया, वो व्यक्ति मिलियनेयर, ट्रिलियनेयर कुछ भी बन जाता है। राइट? इसका एग्जाम्पल आप जिस व्यक्ति को अपने जीवन में धनी मानते हो उसकी कुंडली को उठाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा व्हाट 8th हाउस कैन डू। और हमने क्या पढ़ा है? पेन है 8th हाउस, सफरिंग है 8th हाउस। ठीक है, तो एक चीज यहां पर कि हम बात कर रहे थे सबसे पहले सेकंड हाउस। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में चला गया केपी चार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये प्रिडिक्शन क्या कहती है? सेकंड लॉर्ड अगर 6th हाउस में जा रहा है तो ये प्रिडिक्शन क्या बनती है धन के माध्यम से, कि भाई ये व्यक्ति अपना धन संचय किस प्रकार कर रहा है। ये धन संचय किस प्रकार कर रहा है? जॉब के माध्यम से कर रहा है। क्यों? सेकंड लॉर्ड कहां आ गया? सेकंड लॉर्ड कहां आ गया? 6th में आ गया। आप क्या कहेंगे? आप इसको बोलेंगे प्रिडिक्शन के माध्यम से कि भाई जॉब करो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास जॉब के माध्यम से पैसा आएगा। कहेंगे ना? बिल्कुल कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने में। उसकी कुंडली कह रही है इस चीज को। अब एक और पॉइंट इसी प्रिडिक्शन में ऐड कर,
और पॉइंट ये है कि ये जिस व्यक्ति का भी प्लेसमेंट आपने इस प्रकार लिखा है, इस व्यक्ति के 6th हाउस में बैठे हुए इस सेकंड लॉर्ड पर एक 3rd हाउस के बैठे हुए प्लैनेट की 90 डिग्री की हिट को क्रिएट कर दी। आपने 90 डिग्री की हिट क्रिएट कर दी। कहां बैठा प्लैनेट? 3rd हाउस में बैठा। कहां बैठा? 3rd हाउस में बैठा। तो 3rd हाउस में बैठने से क्या हो? 3rd हाउस किस चीज का है? अगर आप नौकरी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आप जॉब के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं, तो 3rd हाउस आपके जॉब के अंदर क्या कुछ दिखा सकता है? सोच के देखिए। मार्केटिंग दिखा सकता है, टूर एंड ट्रेवल दिखा सकता है, राइट? और क्या दिखा सकता है? लाइजनिंग दिखा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन दिखा सकता है। अब देखिए होता क्या है। आपके पास कुंडली है, आपने देखा सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में, आपने प्रिडिक्शन दी कि भैया नौकरी करो, नौकरी से बहुत पैसा आएगा। वो बोलेगा 20 साल से नौकरी कर रहा हूं, कुछ पैसा नहीं है, हैंड टू माउथ हूं आज। 20 साल किस डिपार्टमेंट में काम किया? लाइजनिंग वर्क किया 5 साल, फिर टूर एंड ट्रैवल में लगे रहे 5 साल, फिर डॉक्यूमेंटेशन की 5 साल, और जो लास्ट 5 साल बचे थे उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम पकड़ा दिया। फाइनली रिजल्ट क्या है? फाइनली रिजल्ट निकल कर ये आया कि जिस व्यक्ति को जीवन भर के लिए ये प्रॉमिस मिला था कि ये अपनी नौकरी के द्वारा अपना धन संचय कर सकता था, ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। रीजन बीइंग कि उसने उस हाउस का चुनाव कर लिया जिस हाउस से उसके सेकंड लॉर्ड को 90 डिग्री का हिट पड़ रहा था। इसका इस बात का लिंक क्या है? इस बात का बहुत सरल सा लिंक है, बहुत सिंपल सा लिंक है कि आपके जीवन में भले ही कितनी अच्छी प्लेसमेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सही चीज का चुनाव नहीं किया तो आपकी वो सही प्लेसमेंट जो है वो पूर्णतः खराब हो जाएगी, पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं, नो यूज एट ऑल। इसलिए क्या होता है कि जब आप कोई प्रॉमिस को स्टडी करते हो, प्रॉमिस मतलब समझते हैं आप सब लोग प्रॉमिस को? मतलब जब मैं वर्ड प्रॉमिस यूज कर रहा हूं तो उसका अर्थ क्या है? अगर हिंदी में बोले, सरल शब्दों में कहें तो मैं योग की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस में है, फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस में है, क्या ये व्यक्ति धर्म कर्म से जुड़ा होगा? फर्स्ट लॉर्ड 9th हाउस में है, ये व्यक्ति आइडियल्स फॉलो करेगा, धर्म कर्म से जुड़ा होगा? यस, डेफिनेटली। प्रिडिक्शन सेज, योग कह रहा है जुड़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी जुड़ा हुआ नहीं है। क्या रीजन है? इस फर्स्ट लॉर्ड पर आ रही नेगेटिव हिट रीजन। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। अरे भैया पर्सनल क्वेश्चंस मत डालो। आप सब लोगों के चार्ट्स जो है ना, आप सब लोगों के चार्ट्स पर मैं खुद आप लोगों की हिट बैलेंस करूंगा, डोंट वरी। बट अभी ये मत लिखो 8th लॉर्ड का नेगेटिव हिट है, ये हिट है, वो हिट है। समझ लो एक बार, मैं पर्सनली कर दूंगा, हर एक एक बंदे का चार्ट पकड़ के बता दूंगा, ये इस तरीके से आपने कर्म करना है, ये आपके प्रोमिसेस बनते हैं। कोई प्रिडिक्शन नहीं, लेकिन बैलेंसिंग आपकी कैसे होगी दैट आई विल डू, दैट्स अ प्रॉमिस। ठीक है,
अभी क्वेश्चंस मत डालिए। तो बेसिकली क्या है कि मान लीजिए फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में केपी चार्ट के अंदर फर्स्ट हाउस को आप किस चीज का लेते हैं? फर्स्ट हाउस को आप अपने शरीर का लेते हैं, अपनी बॉडी का लेते हैं, फिजिक का लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा, आमतौर पर प्रिडिक्शन क्या बनी? दिस पर्सन विल हैव अ गुड फिजिक, दिस पर्सन विल हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, दिस पर्सन विल हैव अ स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस, क्योंकि फर्स्ट हाउस अपीयरेंस का भी है। अब आपको क्या देखने को मिलता है? ना तो अपीयरेंस कुछ खास है, ना बॉडी कुछ खास है, शरीर के अंदर इतनी दुर्बलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। व्यक्ति जब से पैदा हुआ तब से परेशान ही परेशान है, और आप कह रहे हो फर्स्ट लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस इज सो गुड। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट लॉर्ड पर यदि कहीं से नेगेटिव हिट आ गई तो ये व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम में आ जाए। अब देखिए होता क्या है, समझिएगा। मान लीजिए आपका टेंथ लॉर्ड, आपका टेंथ लॉर्ड और आपका सेवेंथ लॉर्ड, प्रिडिक्शन बता रहा हूं मैं आपको, बड़ा मजा आएगा। हिट थ्योरी इज लाइक अ गेम, मतलब जैसे चेस खेलते हैं ना, बड़ा मजा आएगा आपको। कैसे आएगा? देखिए, विवाह कौन से घर से देखते हैं आप? बताइए, कौन से घर से विवाह देखते हैं? सेवंथ हाउस से विवाह देखते हैं। और पद प्रतिष्ठा प्रोफेशन मान सम्मान कौन से घर से देखते हैं? टेंथ हाउस से देखते हैं, राइट? आपके टेंथ लॉर्ड पर, आपके टेंथ लॉर्ड पर कैसे? मान लीजिए आपका टेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, ठीक? आपका टेंथ लॉर्ड थर्ड हाउस में है। अब समझिएगा, देखिए क्या होता है जीवन जीवन में ये हिट्स जो है, ये किस तरीके से आपकी कहानी को बदलती जाती हैं और किस प्रकार ये पूर्ण रूप से आपकी कहानी को बदल कर रख देती हैं, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए एक चार्ट बनाइए पहले, ऐसे काम नहीं आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप अच्छे से तब समझेंगे जब चार्ट बना लेंगे। पहले चार्ट बना लीजिए, कुंभ लगन का चार्ट बनाइए, कुंभ लगन का चार्ट बनाइए। कुंभ लगन के चार्ट में, कुंभ लगन के चार्ट में आप मंगल को थर्ड हाउस में प्लेस कर, थर्ड हाउस में आप मंगल को प्लेस कर, ठीक? अब एक काम कीजिए, अब सैटर्न को नाइन्थ हाउस में प्लेस कर दीजिए, सैटर्न को नाइन्थ हाउस में प्लेस कर दीजिए। कर दिया। सन को इलेवेंथ हाउस में प्लेस कर, ठीक? मंगल को लिखिए 10 डिग्री, शनि को लिखिए 12 डिग्री,
सूर्य को लिख दीजिए 15 डिग्री। सूर्य को 15 डिग्री। सबसे पहला क्वेश्चन, आप सब लोग जवाब दीजिए। क्या इस व्यक्ति के जीवन में इस बात का प्रॉमिस है कि ये ऑनलाइन कोई काम कर सकता है या अपने कर्म के अंदर ऑनलाइन एक्टिविटीज को ला सकता है या नहीं है? यस। इनफैक्ट ये टूर एंड ट्रैवल से जुड़कर भी काम कर सकता है, कुछ और भी चीजें कर सकता है, राइट? ठीक है, लेकिन यहां पर लग्न लॉर्ड कौन है? सैटर्न। और लग्न लॉर्ड क्या कर रहा है यहां पर? लग्न लॉर्ड क्या कर रहा है? 180 डिग्री की हिट मार रहा है। यानी कि इस व्यक्ति को थर्ड हाउस की चीजों के द्वारा प्रोफेशनल ग्रोथ मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही। क्यों? ये स्वयं उसको हिट कर रहा है। अब हम आ गए सेवंथ हाउस के लॉर्ड पर। हु इज द सेवंथ हाउस लॉर्ड? सन। अब देखिए क्या होता है। अरे मून कौन लिख रहा है भाई? अपने आप असेंडेंट भी बदल देते हैं, कुछ भी। काश इतनी अथॉरिटी मेरे पास होती, पता नहीं क्या करती। इस प्लेनेट को इधर बदल दो, इसको यहां से लिख दो, उठा दो, ये कर दो। ऐसा मत करो, जो प्लेनेट है वही रहेगा, ठीक है? सन। तो अब ये देखिए कि ये व्यक्ति आपके सामने आकर बैठा, ये व्यक्ति क्या बोलेगा और ये व्यक्ति के साथ साथ आप क्या बोलेंगे? आप इसको कहेंगे कि आपने टूर एंड ट्रैवल के द्वारा या आपने थर्ड हाउस की एक्टिविटी के द्वारा आपने बहुत अच्छे अपने प्रोफेशन को चलाया हो। वो व्यक्ति कहेगा कि ये बात में आधा सच है और आधा झूठ है। आप कहोगे ये कैसे भाई? देखिए, विवाह से पूर्व मैं कुछ भी खास नहीं कर पाया इस प्रोफेशन में, लेकिन जैसे ही मेरा विवाह हुआ, मेरे विवाह के बाद इसी प्रोफेशन के अंदर मैंने बहुत ग्रो किया। क्यों ग्रो किया? बिकॉज ये 10th लॉर्ड जो थर्ड हाउस में जाकर बैठा, इसको 120 डिग्री की सपोर्ट किसने दी? किसने दी? सेवंथ लॉर्ड ने दी। और कौन से भाव से दी? कौन से भाव से दी? 11th हाउस से दी। किस चीज का भाव है 11th हाउस? यारी दोस्ती का भाव है, फ्रेंडशिप का भाव है। बिल्कुल दोस्त बनकर मेरा सपोर्ट किया, और आज मैं इसी काम के अंदर बहुत अच्छा कर रहा हूं। क्यों? देखिए क्या होता है, समझिएगा। एस्ट्रोलॉजी में ये लोग पूछते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? मैं कहता हूं एस्ट्रोलॉजी मिरेकल्स करती है। फिर क्वेश्चन आता है किसके लिए करती है? मैं बोलता हूं डेयर डेविल्स के लिए करती है। तो डेयर डेविल्स से मतलब क्या है? जिन लोगों में एक्सपेरिमेंट्स करने की ताकत है, एस्ट्रोलॉजी उनके लिए मिरेकल्स करती है। जो लोग सिर्फ इसको पढ़ते हैं उनके लिए कुछ नहीं करती। उसका एक एग्जाम्पल फिर मैं आपको देता हूँ। एक और चार्ट बनाइए, बनाइए। टॉरस लग्न।
सेकंड हाउस में मरकरी को लिख दीजिए। फिफ्थ हाउस में जुपिटर को लिख दीजिए। फिफ्थ हाउस में ही सैटर्न को लिख दीजिए। अरे नक्षत्र सब की बात मत करो भाई, अभी मैं आपको सिंपल प्लेनेट टू प्लेनेट बात बता। पता नहीं आप सब लोगों को सिंपलिसिटी से इतना दिक्कत क्यों है। आप सीधे बिल्कुल एडवांस उस पे कि भाई ये नक्षत्र सब लॉर्ड, वहां तक जाने की आवश्यकता कब पड़ेगी वो बता दूंगा। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो सुनिए। अब मरकरी के आगे लिखिए 2 डिग्री, लिखिए 2 डिग्री। सैटर्न के आगे लिखिए 5 डिग्री। जुपिटर के आगे लिखिए 4 डिग्री। फैमिली का हाउस कौन सा है? विच इज द हाउस ऑफ फैमिली? सेकंड हाउस। फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इमीडिएट फैमिली। जिस फैमिली के साथ चार दीवारी में रह रहे हो वो चतुर्थ भाव है, और जिस फैमिली के अंदर जन्म लिया वो सेकंड हाउस है। ध्यान रखना ये चीज। ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया कि फैमिली हिट मार रही है तो वो भी छोड़ दिया जिनके साथ जन्म लिया था, और उन्हें भी छोड़ दिया जिनको ब्याह करना था। ठीक है, तो इतना सीरियसली मत लेना है, समझ लेना पहले क्या बोल रहा हूं। अब देखिए कि यहां पर सेकंड लॉर्ड कौन है, हु इज द लॉर्ड ऑफ फैमिली? मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ फैमिली। हु इज द लॉर्ड ऑफ कर्म? सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ कर्म। हु इज द लॉर्ड ऑफ गेन्स? जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ गेन्स। प्रिडिक्शन ये है कि जब तक फैमिली के साथ में रहोगे प्रोफेशनली ग्रो नहीं करोगे। बहुत अजीब सी बात है। फैमिली से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है? यहां प्रॉब्लम यह है कि फैमिली के कारण ही ये व्यक्ति प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाएगा। ये ग्रो कब करता? ये ग्रो तब करता जब ये मरकरी सेकंड हाउस में ना रहकर कहां होता? थर्ड हाउस में होता। पूछेगा क्या करूं? पहली बात तो फैमिली के साथ मत रहो। नहीं, मैं तो फैमिली से बहुत प्रेम करता हूं, फैमिली के बगैर एक दिन नहीं रह पाऊंगा। तो फैमिली को लेकर अपना निवास स्थान कहीं और बदल लो, तब आपका करियर में ग्रोथ हो जाएगा। तब आपको गेन्स भी हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हिट थ्योरी जो है इसकी सबसे बड़ी
जो खासियत है, इसकी जो ब्यूटी है, दैट ब्यूटी सेज कि जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपकी प्रायोरिटी है, जिस चीज के बिना आप एक सेकंड नहीं रह सकते, आपको पता चलेगा कि वही चीज आपके जीवन का सबसे बड़ा अवरोध है। दैट इज द बिगेस्ट ब्लॉकेज इन योर लाइफ। नाउ व्हाट टू डू? या तो उसके साथ रहिए या उसका सोल्यूशन कीजिए। ठीक है, क्लियर? तो ये जो हिट्स हैं, ये हर हाउस की आपने स्टडी करनी है, और हर हाउस की स्टडी करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप सब लोगों को गुड हिट, बैड हिट, केपी चार्ट को, अपने स्वयं के केपी चार्ट को आप कैसे स्टडी करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा, और रैंडमली एक दो एग्जांपल लेकर आप में से किसी के वो एक्सप्लेन करूंगा, लाइक किस तरीके से ये चीजें काम करती है। ठीक है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिविलेशन जो है, मतलब जो आज तक किसी ने रिवील नहीं किया, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को रिवील करने जा रहा हूँ। और वो रिविलेशन क्या है कि आज तक आप कहीं भी अगर बैठे हैं, मतलब कहीं भी किसी भी घर के अंदर बैठे, बिकॉज हम लोगों का टॉपिक क्या है, हम लोगों का टॉपिक जो होल सोल टॉपिक है, दैट इज एस्ट्रो वास्तु। हिट थ्योरी जो है वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बट द टॉपिक इज एस्ट्रो वास्तु। और उस एडवांस एस्ट्रो वास्तु के अंदर व्हाट यू पीपल विल नो कि कब आप घर के किस कोने में बैठकर अपने कौन से घर को जागृत कर रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं? आप एट प्रेजेंट जहां पर बैठे हैं, आपने अपने किस घर को एक्टिवेट किया हुआ है, ये आपको पता चले। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ का क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ का है आपका निवास स्थान। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए कि पूरे दिन के 24 घंटे में से अपने निवास स्थान में आप कितने घंटे व्यतीत करते हैं, और उन आवर्स में से भी, उन पर्टिकुलर आवर्स में भी दो प्लेस आपके जीवन में ऐसे, दो जगह जो आपके जीवन का बहुत सारा परसेंटेज गवर्न कर दे, और वो जगह आपकी कौन से हाउस को एक्टिवेट कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जीवन का 33% टाइम जानते हैं कहां व्यतीत करते हैं? डू यू नो दैट? अपने बेडरूम में। 33%। सोच के देखिए, आदमी पास हो जाता है, फेल होता हो तो अभी 33 पे। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी परसेंटेज है? पासिंग मार्क्स है 33, वो हो गए। उसके बाद में करीबन 8 घंटे की नींद नॉर्मल आदमी लेता ही लेता है। अब ठीक है, कोई योगी हो, अलग प्रकार का व्यक्ति हो, 4 से 5 घंटे में भी खुश है। और उसके अलावा आप हर किसी के घर में कोई एक पर्टिकुलर प्लेस ऐसा होता है जहां वो बैठना सबसे ज्यादा पसंद करता है, जहां वो अपना वक्त को बिताना, अपने समय को व्यतीत करना जहां सबसे ज्यादा पसंद करता है। और सोच के देखिए कि जिस जगह आप बैठे हैं, सबसे पहले क्या, सबसे पहले कि वो आपके किस घर को जागृत कर रही है, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ही आना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन माइंड में आएगा वो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिस जगह आप बैठे हो, जिस
पॉइंट पर आप बैठे हो, उस घर के जागृत होने के साथ साथ अगर इसी घर के अंदर कोई पॉजिटिव हिट बन गई तो बहुत अच्छा है, और उसी घर के अंदर कोई नेगेटिव हिट बनी हुई है तो आप स्वयं के दुश्मन बन गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर आपके घर में आपने ऐसी कोई सिलेक्शन की हुई है, आपने कुछ ऐसा चुनाव किया हुआ है, तो क्या आपको जीवन में कोई प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 100% होगी। कौन कह रहा है कि नहीं होगी? तो फिर ये असर क्या डालेगा? ये आपके जो भी टास्क रहेंगे उनको पूरा करने के लिए आपको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कभी भी नहीं पैदा होने देगा जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपको अपने लिए चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये रिवील मैं आपको करूंगा कि आप अपने कौन से घर में बैठे हैं, प्लस आप अपने केपी चार्ट को कैसे स्टडी करेंगे, ये सब चीजें, और अच्छी और बुरी हिट्स में कौन कौन सी हैं और कैसी कैसी हैं और उनका बेस किस तरीके से है, ये सारी चीजों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास 9 बजे इसी समय पर होगी। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।